सभी को नमस्ते। हम लोग यूएन के द्वारा निर्धारित 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रेम सिंह चाचा जी और हमारे विद्यालय के सभी छात्र। हम लोगों ने पिछले सत्रों में 11 डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर चर्चा करी है, जिनको हमारे स्टूडेंट्स एक एक करके थोड़ा समराइज़ करेंगे। किन बिंदुओं पर ध्यान गया है उन बिंदुओं को रखेंगे। तो आइए उन सभी से एक एक करके सुनते हैं। डेवलपमेंट गोल्स को मैं आपके लिए एक बारी बता देती हूँ। पहला डेवलपमेंट क्या था? नो पावर्टी, है ना। और इस पर एक बहुत अच्छा ध्यान गया था कि जब भी हम गोल्स सेट करें तो गोल्स कभी भी नेगेटिव गोल्स नहीं सेट करें, जो अस्तित्व में है ही नहीं वो गोल्स ना सेट करें। और इस बात को हम लगभग सभी जो हमारे गोल्स सेट हुए हैं उस पर देख सकते हैं। उसमें से कई गोल्स ऐसे हैं जो नेगेटिवली सेट किए गए हैं। तो मैं आप में से आप लोगों को बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। पहला दूसरा गोल कौन रखना चाहेगा? अर्जुन रखेंगे, हमारे साथ हैं अर्जुन। तो पहला गोल है नो पॉवर्टी। पहले तो यही कि हमें कभी भी नकारात्मक गोल नहीं रखना है, और जो पॉवर्टी, गरीबी, उसकी कोई सार्वभौमिक व्याख्या है ही नहीं। और अगर हमें पॉवर्टी और को कम करना है तो हमें उत्पादकों को बढ़ाना होगा और उत्पादन को भी बढ़ाना होगा, और उनको संसद और विधानसभा में स्थान देना होगा। અને जहाँ उत्पादक वर्ग जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ मंदी नहीं आती। फिर देखें तो यूरोप खुद अपना अनाज उत्पादन नहीं करता है, तो वो हरदम यही कोशिश करता है कि हम दूसरे देशों पर कब्जा कर लें। और हमें उन देशों को पिछड़ा समझना चाहिए जो अपना आहार, आवास और अलंकार बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे हम नो पॉवर्टी के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। फिर दूसरा है नो हंगर। नो हंगर के लिए हमें दरेक ग्राम पंचायत में जवाबदारी देनी चाहिए कि गांव में कोई भूखा न सोए। ये सामाजिक भागीदारी से ही यही वस्तु का निवारण आ सकता है। और जो उत्पादक होता है वो कभी संग्रह की लागणी उसमें नहीं होती है। बस। बहुत बढ़िया। तो हाँ, नो पावर्टी, जीरो हंगर। तो ये हमें समझ में आया कि तो नेगेटिव गोल्स नहीं सेट किए। उत्पादकों, मानकों को बदलना पड़ेगा। अगर हमने मानकों को नहीं बदला तो फिर हम सही मूल्यांकन ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मानक सही होंगे तो मूल्यांकन सही होंगे। तो चलिए आगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिग्नेश, उनसे सुनेंगे गोल नंबर 3 और 4, गुड हेल्थ एंड वेलबींग और क्वालिटी एजुकेशन। इस लक्ष्य को लेकर के जो चर्चा हुई है उस पर रखेंगे। हमारा तीसरा गोल थे गुड हेल्थ, जो कि आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा दी गई है, जैसे कि बीमारी की पाचन, डिहाइड्रेशन, समांतरीय मन, जठराग्नि, जिसके अच्छे हो उसका हेल्थ। और इसको आर्थिक श्रम को भी इसमें जोड़ दिया जाए, और शारीरिक श्रम, सार्थक श्रम को जोड़ दिया जाए, और स्वास्थ्य शिक्षा में इसको जोड़ दिया जाए। और चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन, जैसे कि निपुणता, कुशलता और पांडित्यता, जीवन में गुणात्मक परिवर्तन और कुशलता, यानी कि हमको कोई भी चीज़ के लिए हमको बाजार याद ही ना आए, जो है सब खेत में से ही हम कर सके। निपुणता यानी कि उसका चीज़ में वैल्यू प्रदान करना, और पांडित्यता यानी कि संतुलन का पता होना कि किसका उत्पादन करना है। क्वालिटी एजुकेशन इसमें आ गया। और क्वालिटी एजुकेशन का कोई बिंदु?
ठीक है, तो अगले गोल की तरफ चलते हैं। अगला गोल है जेंडर इक्वालिटी, मतलब लैंगिक समानता। और उसके बाद छठा गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसके ऊपर हिना बहन रखेंगी। जी हिना बहन। लैंगिक समानता मतलब इक्वालिटी, पूरकता से आती है। जब लड़की विदा होके जाती है अपने पति के घर, तो उनको भी उनकी प्रॉपर्टी में जैसे हिस्सा मिल जाए तो ये समस्या आएगी नहीं, और दोनों संयुक्त कुटुंब में रहेंगे तो जैसे ये प्रॉपर्टी का बंटवारा भी नहीं होगा और संयुक्त प्रॉपर्टी रहेगी। और जब तक इस धरती पर नौकर और मालिक का भाव है तब तक ये समानता आ ही नहीं सकती, पूरकता से ही समानता आती है। और सातवां है कि साफ जल एवं स्वच्छता है, तो तालाब, कुएं और बावड़ी बनाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और ये काम हम जैसे ग्राम पंचायत को दे या किसी उधर की लोकल संस्था को दे, या वो अच्छा काम करेगी इसके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और सातवां गोल भी आगे ले सकते हैं जी। सातवां गोल है किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा ज़्यादातर अभी हमारी ऊर्जा है वो जैसे कोयले से आती है, हाइड्रो पावर से आती है, और सोलार से तो 5% ही आती है। तो हमको ऐसी ऊर्जा का अभी यूज़ करना है जैसे पर्यावरण से कोई नुकसान भी ना हो। जैसे ये अभी सोलार ऊर्जा हो गई, फिर ये जैसे है जैसे ये क्या बोलते हैं, प्रवाह बल से उत्पन्न हो, ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए, बायोगैस हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, तो इसके बाद आठवां गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क क्या है, इस पर अच्छी एक चर्चा हुई थी। और इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक विकास किसको कहेंगे। नौवां गोल था इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो इस पर कौन स्टूडेंट रखना चाहेंगे। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ना, डिसेंट उत्कृष्ट है। आठवां गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उत्कृष्ट कार्य। उत्कृष्ट। और आर्थिक विकास क्या है, तो लीना बहन आप ही बताएं। जैसे आर्थिक विकास में जैसे जिसके पास ज़मीन ज़्यादा होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा होगी। और आर्थिक विकास मतलब चेतना का विकास, अपनेपन से ही जैसे उसका विकास होता है। और अर्थ का मतलब है तन, मन और धन। और उपयोग मतलब परिवार की सीमा में खर्च करना। और सदुपयोग का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। और प्रयोजन का अर्थ है अखंड समाज की मानसिकता धरती जैसे स्वर्ग बने और मानव देवता बने, यही सदुपयोग प्रयोजन है उनका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये लोग इतने अच्छे से बोलने लग गए हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, समझ में आया तभी हम बोल पाते हैं। हाँ, बढ़िया। इसके साथ नौवां गोल है इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पे बताएंगे बाबू बेटा जी। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दो भागों में इंडस्ट्री को बांटा जा सकता है। पहला है मनुष्य को रिप्लेस करने के लिए, और दूसरा है मनुष्य से चलने वाली। इनोवेशंस मानव के उपकार और प्रकृति के अनुकूल। और इंफ्रास्ट्रक्चर की कुटीर उद्योग को बढ़ाना। तो इसके साथ 11वां गोल है, 10वां गोल है रिड्यूस इनइक्वालिटी। इसको अड्डा भी रखिए। रिड्यूस इनइक्वालिटी, धरती एक की शिक्षा ही एकमात्र उपाय है। हमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास को शिक्षा को ग्लोबल करना पड़ेगा, जिसमें इतिहास जो अभी पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा गलत मार्ग पे ले जाने वाला है, या गलत कह सकते हैं, जिसमें इतिहास धरती को सुंदर बनाने वाले लोगों का इतिहास हमें पढ़ाना चाहिए। हाँ, लिखना चाहिए। और अभी जो पढ़ रहे हैं वो पागलों का ही इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो बढ़िया शब्द का आविष्कार हो गया। अब पागलों का, ये सही बात है। जैसे कि हिटलर, सिकंदर। हाँ, मेंटली डिस्टार्टेड बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। समाजशास्त्र को भी ग्लोबली
सिखाना चाहिए। भारतवर्ष में गांव ही समाज है। बस। बहुत बढ़िया, बढ़िया। इसका मतलब है कुछ बिंदु हैं जो आपके ध्यान में आए ही हैं, सहज ही आपके ध्यान में आए हैं बिंदु। तो ठीक है चाचा जी, अगला जो गोल है जिस पर हमने डिस्कशन किया था उसको हम पुनः एक बारी चर्चा में लेंगे। 11वां गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो हम लोग जब उस दिन चर्चा कर रहे थे तो ध्यान में आया कि व्हाट डज इट इवन मीन कि सिटी जैसी कोई वास्तविकता है। उसके बाद कह रहे सस्टेन करना है इसको, है ना। और उसके साथ दूसरा गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को समझे बिना सिटी जैसी अवास्तविकता से हम मुक्ति भी नहीं पाएंगे या उसकी समीक्षा भी नहीं कर पाएंगे। तो 12वां और 11वां गोल एक दूसरे के साथ ये अंतर विरोध इसमें दिखाई पड़ रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ये जो गोल्स हमने निर्धारित किए हैं इसमें अंतर विरोध 11वें और 12वें गोल में दिखाई पड़ता है ना। तो इन दोनों के ऊपर चर्चा करते हैं एक बार पुनः। थोड़ा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को देखेंगे इन द लाइट ऑफ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जी, तो पहले तो सिटीज़ और कम्युनिटीज़ का जो मीनिंग है वर्तमान में प्रचलन में उसको समझ लें। जी। तो शहर का मतलब जहाँ पर एक भीड़ रहती है, जिनके आपस में कोई अंतर संबंध नहीं होते हैं, और उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमें एक कृत्रिम व्यवस्था की ज़रूरत होती है। तो सिटीज़ का मतलब यह है। कम्युनिटीज़ का मतलब एक ही प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को करने वाला एक बड़ा कुटुंब, तो कम्युनिटी कहलाती है। यह परिवार स्तर और कुटुंब स्तर का एक बड़ा स्वरूप होता है। तो सिटीज़ और कम्युनिटीज़ की ये परिभाषा है। हमने ये भी देखा था कि कम्युनिटीज़ तब तक व्यवस्थित या उनकी दौड़ बंद नहीं होती है जब तक बहुत सारी कम्युनिटीज़ एक साथ परस्पर पूरकता पूर्वक, परस्पर इंटेलिजेंट इंडिपेंडेंस पूर्वक नहीं रहती हैं। एक दूसरे के लिए क्या करेगा, दूसरा एक के लिए क्या करेगा, इस तरह की लेन देन नहीं विकसित करते हैं, तब तक वो न तो सस्टेनेबल हो सकता है, न एक दूसरे के प्रति जो संघर्ष की भावना है कम्युनिटीज़ में, जो कि व्यक्ति में बनी थी और कम्युनिटीज़ तक बनी है, वो ख़त्म नहीं होगी। वो कब ख़त्म होगी? जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ रहेंगी पूरकता पूर्वक। जैसे लोहे में काम करने वाली कम्युनिटी किसान के साथ रहेगी तो वो हल बना देगी और पूरक हो जाएगी। इसी तरह पशुपालक प्रजातियां कम्युनिटीज़ रहेंगी और गांव में माने किसान के साथ रहेंगी तो बैल को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करके किसान उसको एनर्जी ऊर्जा हार्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकता है। तो इस तरह से इसी तरह जुलाहा कम्युनिटी रहती है, उसके लिए किसान कपास उगा सकते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे के परस्पर पूरक होकर जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं उसको गांव कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में ही पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो यह विकसिततम स्वरूप गांव है। अब सिटीज़ क्या है? कम्युनिटीज़ का अंत कहाँ होगा? गांव में। और गांव विकसित क्या होंगे? गांव मल्टीप्लाई होंगे। गांव विकसित होकर सिटी नहीं बनता। सिटी क्या है? जब कहीं पर कोई लुटेरा एक जगह कब्जा करके बैठ जाता है, उसके साथ में बहुत सारी सेना, बहुत सारी वेश्याएं, बहुत सारे व्यापारी का झुंड होता है, उसको सिटी कहते हैं। सिटी अभी जो भारतवर्ष में 8,000 के आसपास सिटीज़ हैं, उनमें 6,500 के आसपास की सिटीज़ इन राजाओं, लुटेरों के द्वारा ही बनाई गई है। हाँ, मतलब देखिए ना, अहमदाबाद क्या है? अहमदाबाद सही बात है, ठीक है ना। हाँ। मुरादाबाद क्या है? यहाँ पर मुराद बैठा। हाँ। तो आप अभी हिंदुस्तान के बहुत सारे शहर हैं। इसी तरह यूरोप में जब एक दूसरे पूरे यूरोप के बाहर के विश्व को लूट लूट के अपने यहाँ यूरोपियन लोगों ने सामान रखा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ?
इंडस्ट्रियल सोसाइटी बढ़ी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी ही सिटी में कन्वर्ट हो गई। सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से सिटी बनती ही नहीं है, गांव मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? गांव बड़ा हो गया, क्या करें? अब गांव के कुछ साहसी लोग जाके जहां उनके खेत पात हैं दूसरे एक डेरा डाल देगा, धीरे धीरे उसी डेरे में कुम्हार पहुंच जाएगा, वहीं पर लोहार पहुंच जाएगा, वहीं पर बढ़ई पहुंच जाएगा, वो गांव बन जाएगा। इसी परंपरा से हमारे यहाँ गांव बनते हैं। तो सिटीज़ क्या हैं? माने कुछ एक निश्चित उद्देश्य के लिए गतिविधियां जहां चलती हैं उसके इर्द गिर्द उसको काम करने वाले लोग बैठ जाते हैं, वो वही सिटी बन जाता है। शोषण मूलक एक वो है जी, प्रगटन है हाँ। और उसको सस्टेनेबल कैसे बन सकता है? बन ही नहीं सकता है। कोई भी समाज, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समाज कब सस्टेनेबल बनेगा? जब अपने कंजम्पशन भर के लिए अपने आसपास ही उत्पादन करेगा। सिटी क्या उत्पादन करेगी? कुछ भी उत्पादन नहीं करती। सिटी की कल्पना करिए, उस कितने बड़े क्षेत्र का पानी पी डालेगी, कितने बड़े क्षेत्र का खाना खा डालेगी, करेगी कुछ भी नहीं। पैरासिटिक है वो। कब तक उसको ढोएंगे? और अपने गौमूत्र से अपने पड़ोस की नदियाँ को पाटेगी, कचरे से अपने बगल में एक पहाड़ खड़ा कर लेगी, फिर उसमें आग लगाएगी और अपनी हवा को गंदा कर लेगी। कैसे सस्टेनेबल कर सकते हैं आप उसको? मिलेच्छ हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ मिलेच्छ कहते थे उनको, कि वहीं खा लेते हैं, वहीं हग लेते हैं और फिर वहीं पर पड़े रहते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में इनको मिलेच्छ कहा जाता था, क्योंकि इनके पास, और गांधी जी ने इसको राक्षसी सभ्यता कहा था। इनको कोई शऊर नहीं है और उनको बड़ा मानते हैं। सही बात है। मैं थोड़ा सा इससे इतर एक प्रश्न रखना चाहूँगी ताकि थोड़ा और ध्यान जाए बच्चों का। 4 चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट, पुलिस और चौथी क्या चीज़ है? सेना, है ना? इन चारों में क्या अंतर संबंध है? मतलब हम ये जो अभी प्रजातंत्र का स्वरूप देख रहे हैं, तो एक तरफ मतलब संविधान सभी ने माना हुआ है ना? इस संविधान को हम सभी मान रहे हैं। तो पुलिस सुरक्षा के लिए थी, है ना? कोर्ट सिस्टम जो हमारा न्याय के लिए था, हमने ऐसा कल्पित कर लिया। उससे न्याय निकला नहीं, उससे न्याय के लिए था ही नहीं। जी, उसी पे हम सुनना। देखिए, पहले तो ये जो आप ये समझते हैं कि ये लोकतंत्र है, तो ये लोकतंत्र नहीं, ये प्रजातंत्र है। बिल्कुल। तो प्रजातंत्र में एक वर्टिकल संबंध होता है, ऊपर राजा होता है, नीचे प्रजा होती है। प्रजा में नियंत्रण स्थापित करने के लिए, लूटने के लिए, टैक्स लेने के लिए और अपनी सेना का पोषण करने के लिए खाना और अपने भोग के लिए इस प्रजा की औरतों को इकट्ठा करना, यही राजाओं का काम है जी। इसके अलावा आज तक धरती में किसी ने कुछ किया नहीं है। नाम लिया गया है कि इनके लिए कुछ कर रहे हैं, लूट है इन्हीं को। अब जब यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार, व्यभिचार बन गया कि एक एक राजा के पास 100-100, 200-200, 50-50 रानियाँ हो गई। अब हर लड़के ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि मैं राजा होने का दावेदार हूँ। आपस में लड़के मर गए और जब मरने लगे, अराजकता फैली, तो फिर मैकियावेली ने एक सुझाव दिया कि प्रजा से भी, कोई जरूरी नहीं है रानी के पेट गर्भ से राजा निकले, प्रजा से चुन के पहुंचा सकते हैं, तो प्रजा से अब चुन के पहुंचा देते हैं। तंत्र वही है। जैसे ही हम चाहे वहाँ जितने अच्छे मायावती जी को भेजें, बहुत अच्छी निकलेंगी, बड़ा दर्द सहा है इन्होंने, वो उसी तरह रानी बनना चाहती हैं। जयललिता को भेजें, वो 1000 जोड़ी चप्पल खरीद के बैठ जाएगी। इसी तरह चाहे जिसको यहाँ से हम ऊपर भेजें, वो हमारे ऊपर राजा की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। हम मठों मंदिरों से भेजें कि ये तो मानवीय होंगे, वो बुलडोजर चलवा देते हैं। तो न्याय, और दूसरी जो हमें गलतफहमी है कि ये पुलिस सिंह काहे के लिए? अरे पुलिस इसलिए इस देश में आई थी 1859 में कि 1857 में ये पिटाई हो गई इनको देश छोड़ना पड़ा। फिर इसके बाद जो यहाँ से लूट का माल ले जाते थे, तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो इनको लूट लेते थे। इनके जो कलेक्शन रखा था उसको ना लूटें, इसके लिए पुलिस थी। तो अंग्रेज अधिकारियों के बचाने के लिए पुलिस थी, और अंग्रेज यहाँ उनके खजाने को बचाने के लिए पुलिस थी, उसको यथास्थान पहुँचाने के लिए पुलिस थी। तो मतलब लूट के लिए ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के लिए पुलिस और ब्यूरोक्रेसी राजनयिक कहे के लिए है। कलेक्शन कैसे बढ़े, इसका चिंतन मनन और जुगाड़ करना। फिर कलेक्शन किया पुलिस ने उसकी सुरक्षा दी। आज़ादी के बाद जबरदस्ती
हमने मान लिया कि पुलिस न्याय के लिए, अरे भैया तुम्हारी ट्रेनिंग उसी तरह के, बिना गाली के बात नहीं करना उनको, पुलिस एक्ट तुम्हारा मोटो वही है। अब जब वो मशीन ही तेल निकालने के लिए बनी थी, आप उससे कैसे आटा पीस सकते हैं? बहुत सही, वेल सेड, वेल सेड। अब आपका जो पॉलिटिकल मोटो चेंज हो गया 1947 के बाद। आपका पॉलिटिकल मोटो कलेक्शन नहीं है, वेलफेयर है। तो वेलफेयर के लिए अलग सिस्टम बनाएंगे आप कि वो जो लूटने के लिए प्रशिक्षित किए गए ब्यूरोक्रेट्स से ये अपना देश चलाएंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख है कौन? बिल्कुल। अरे इसके लिए अलग मानसिकता के लोग चाहिए, उसके लिए अलग प्रशिक्षण सिस्टम विकसित करना पड़ेगा, अलग तरह के लोगों के सिलेक्शन मेथड विकसित करने पड़ेंगे। आप अंग्रेजों के बनाए सिलेक्शन मेथड को इस्तेमाल कर, जहाँ पर विचार करने की क्षमता से शून्य हो गए आदमी को सबसे बड़ा पद दिया जाता है, जहाँ जिसका कोई विवेक काम न करे, केवल आदेश पालन करने का, उसको तो कलेक्टर बनाया जाता है। और उससे आप अपना वेलफेयर करवाना चाहते हैं, तो आपकी मूर्खता है भाई। क्या करें इसको? तो इसका नाभिनाल संबंध है सबका, एक दूसरे के लिए बना है, दूसरा तीसरे के लिए बना है। सेना इन सबकी सुरक्षा के लिए बनी है। वही तो। अब जब इनकी सुरक्षा, अब उससे आप वेलफेयर करवाना चाहते हैं। सेना कुल मिलाकर के सीमा की सुरक्षा और सीमा के विस्तार के लिए है। न सीमा की सुरक्षा के लिए है, न सीमा के विस्तार के लिए है, इनके कुकर्मों की सुरक्षा के लिए है, इनके कुकर्मों के विस्तार के लिए है। थैंक यू। देश का कोई स्थायी फंडामेंटा नहीं वो नहीं हुआ करता। 1947 में कौन सा देश था आपका? एक बड़ा कच्छ किसमें आता था? आपका राजा कौन था? आज कौन है? कल कौन होगा क्या पता? तो ये फ्लोटिंग टर्म्स हैं, फ्लोटिंग टर्म्स हैं। कल क्या पता हमारा पाकिस्तान का समझौता हो जाए और हमारा देश और बढ़ जाए। क्या पता पूरे विश्व के लिए एक संविधान लागू हो जाए, पूरा विश्व अपना हो जाए। सही बात है। तो एक दूसरे के लिए विरोध में खड़ा करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हैं सारी चीज़ें, और कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो हम सब इन्हीं को हम व्यवस्था कह रहे हैं। सिटीज में यही व्यवस्थाएं, ये सिस्टम्स है, ये सिस्टम है। व्यवस्थाएं नहीं है। व्यवस्था तो बननी सेक है। व्यवस्था का मतलब है जहाँ सभी व्यक्ति सुख शांति पूर्वक रह सकें, बिना एक दूसरे का लूटपाट किए, एक दूसरे की पूरकता के साथ। वो व्यवस्था है, वो अभी विकसित होनी शेष है, अभी है नहीं। जी, बहुत बढ़िया। अपेक्षा वही है। संविधान का जो प्रीफेस है वो यही लिखा है, अपेक्षा वही है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय। लेकिन पता नहीं है कैसे। पता नहीं कैसे। और संघर्ष से, लड़ाई झगड़े से न्याय पाना चाहते हैं। वस्तुओं के बराबर बंटवारे से भाई बढ़ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं कभी। आज तक दुनिया में कोई भाई वस्तुओं को बराबर तौल के बांट लिया गया है, तृप्त हुए? तृप्त हो गया क्या? तो कहाँ न्याय हुआ? नहीं। बहुत सुंदर। पूरकता से ही ये न्याय आता है। बहुत सुंदर। पूरकता ही समानता का आधार है, पूरकता ही न्याय का आधार है, न्याय ही तृप्ति, और पूरकता ही व्यवस्था का आधार है। जब दो परिवार आपस में मिलके जी व्यवस्था न्याय करते हैं तो व्यवस्था कहलाती है। जब एक गांव दूसरे गांव से आपस में न्याय करता है तो वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कहलाती है। तो पूरकता से ही ये प्राप्त होता है, न्याय प्राप्त होता है, व्यवस्था प्राप्त होती है ना जी। समृद्धि प्राप्त होती है। समृद्धि प्राप्त जी। होती है। अभी हम किससे लाना चाहते हैं? भौतिकवादी डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म से, हाँ, वस्तुओं के समान द्वंद्ववाद से वितरण लाना से। चाहते हैं जी। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि ये मिथ एक ब्रेक हुआ। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज आर अ मिथ। सो इसी के साथ हम चलते हैं 12वें गोल की तरफ, जिसमें लिखा है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। हाँ, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड हु विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? माने एक बिचौलिया भी बनाए रखें, जो एक रेफरी भी रहेगा, एक अंपायर रहेगा। हाँ। तब तो हम बताएंगे अरे भैया एवरीबडी शुड इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड एवरीबडी शुड इन्वॉल्व इन कंजप्शन। तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं ये? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है हर व्यक्ति उत्पादक हो, हर व्यक्ति उपभोक्ता होता ही है। लेकिन उपभोक्ता उत्पादन से जुड़े बिना संग्रह की तरफ दौड़ लगाता है, और उपभोक्ता उत्पादन से जुड़ जाने पर तृप्ति की तरफ दौड़ लगाता है।
तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि धरती के प्रत्येक मानव को उत्पादन की किसी न किसी कड़ी से जोड़ना, अपने आप संतुलन आ जाएगा। इसमें ये बात कर रहे हैं कि एस्पेक्ट्स एंड टारगेट्स लिखे हैं, मैंने इसमें गूगल किया कि भाई रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का क्या मतलब है। तो कह रहे हैं टू डू मोर एंड बेटर विथ लेस, फोकसिंग ऑन एफिशिएंट रिसोर्स यूज, वेस्ट रिडक्शन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज बनाए रखना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज बनाए रखना चाहते हैं, खनिज खोदते रहना चाहते हैं। हाँ। और इनके मन में आता है जितना है संसाधन उसको बांट बढ़ाकर कैसे उपयोग करें बिना ही लड़ाई झगड़ा के। इनको ये पता नहीं है कि जब आदमी उत्पादक बनता है तो अपने आप उत्पादन बढ़ा लेता है। ये कहते हैं जेती उतना पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। हम कहते हैं अपने पाँव के हिसाब से सौर को बढ़ाइए। बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर। पाँव सकोड़े सकोड़े कब तक पड़े रहेंगे भाई, खून जाम हो जाएगा। अरे सौर बढ़ाया जाए, सब मिलके बढ़ा लेंगे। चादर बढ़ाओ और क्या, और चादर बढ़ाने की व्यवस्था अस्तित्व में ये कहते हैं कि चादर बढ़ाना का मतलब होता है कि शोषण से ही बढ़ता है। हम कहते हैं नहीं, उत्पादन से बढ़ता है। उदात्तीकरण की एक प्रक्रिया है इस प्रकृति में। जब मनुष्य की चेतना उसमें जगती है तो और ज़्यादा उत्पादन बढ़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें हालांकि इन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल जरूर किया है। लिख रहे हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज लाइक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स एंड प्रमोटिंग ग्रीन जॉब्स, अल्टीमेटली डीकपलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेज फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल। हाँ, अपेक्षा तो इनकी सही है। हाँ, तरीका भी सही बताया, लेकिन अभी जो संवैधानिक रूप से जिसको दर्जा देते हैं, जैसे डीएपी केमिकल डाल के उत्पादन, कैसे सर्कुलर इकोनॉमी में ले आएंगे ये? कैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को मारकर सर्कुलरिटी को मेंटेन रखेंगे? सर्कुलरिटी तो टूटेगी ना। सर्कुलरिटी आवर्तनशीलता का मतलब है तो एक जीव दूसरे जीव का आहार है, ऐसे चक्र बना हुआ है। बीच में आप इस चक्र को तोड़ देंगे तो सर्कुलरिटी तो आपने ब्रेक कर दिया। तो बिना अध्ययन के केवल कल्पना और कामना इनकी है, लेकिन तरीका इनके पास नहीं है। तरीका हमारे पास है, जिसको आवर्तनशील खेती कहते हैं। उससे प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन से जोड़ना ही इसका एक रिस्पॉन्सिबल मैनर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए समाधान भी हमने रखा है सामने, है ना, केवल समीक्षा नहीं कर रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा और पढ़ देती हूँ ताकि सभी के ध्यान में आए इन्होंने कैसे कल्पना की है। एक तो कहा है रिसोर्स एफिशिएंसी, मतलब मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबली एंड यूजिंग देम एफिशिएंटली। दूसरा है वेस्ट रिडक्शन, एलिमिनेशन नहीं, रिडक्शन की बात कर रहे हैं। पुनः यहाँ पर एक दोष लगता है, हाफ करना किसको, फूड वेस्ट और सस्टेनेबली रिड्यूसिंग ओवरऑल वेस्ट थ्रू प्रिवेंशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज। यहाँ जबकि हम क्या बात कर रहे हैं, सर्व सुलभता की बात कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं जो खाना बर्बाद कर रहे हैं अब वो थोड़ा आधा बर्बाद करें, है ना। ये एक मतलब बड़ा ही अमानवीय बात लगती है अपने आप में सुनने में। सस्टेनेबल बिजनेस, देयर इज नथिंग कॉल्ड सस्टेनेबल बिजनेस, है ना। केवल व्यवसाय जो है वो सस्टेनेबल हो सकता है, व्यापार कभी सस्टेनेबल हो नहीं सकता। लिख रहे हैं एनकरेजिंग लार्ज कंपनीज टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड रिपोर्ट ऑन देम। अब ये सब तो संभावना, डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी, शिफ्टिंग टूवर्ड्स सिस्टम्स वेयर मटीरियल्स आर रीयूज्ड, रिसाइकल्ड एंड रीपर्पस्ड, है ना। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग बेटर ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज। Policy and innovation, promoting sustainable public procurement, phasing out harmful fossil fuels, subsidies and supporting green technology। तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। इससे चिल्ली वाली बात है। हाँ। कि इसको कैसे कंट्रीब्यूट कहते हैं, लिख रहे हैं तो इंडिविजुअल्स का ये तो हम मान सकते हैं कि हर व्यक्ति इसको कर सकता है। लेकिन बिजनेस तो स्वयं क्रिएट करता है। हाँ, बिल्कुल वही गार्बेज क्रिएट करता है। हाँ, और गवर्नमेंट तो जहाँ से टैक्स मिलता है उसको बढ़ावा देती है। हाँ, तो जैसे प्लास्टिक मटेरियल को पैदा करो, इस जगह प्रतिबंध लगाने के बजाय हमको ज्ञान देगा कि तुम यूज ना करो। और हम सब इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं कि शराब पीने से हमको बताएंगे कि शराब मत पियो, नुकसान होता है, और शराब कंपनियों में
को लाइसेंस देंगे। एक सेक्स चिल्ली है, बिल्कुल। तंबाकू और इन सब चीज़ों पे ना कहेंगे, खाओ, हाँ। और वहाँ उसमें टैक्स लेंगे। कि कितना मतलब विरोधाभास की पराकाष्ठा लगती है मुझे कभी कभी। और इस पे बहुत सारी संस्थाएं लगे हुए रहते हैं कि है ना, बच्चों को कैसे हम लोग ये जंक फूड खाने से मुक्त करें, और जबकि खुद ही परमिशन देंगे कि आप ऑयल में 20% 30% पाम ऑयल मिक्स कर सकते हैं, है ना। तो ये बड़ा विरोधाभास जी। दिखाई पड़ता है पूरे सिस्टम में। और ये इसलिए दिखाई दे पड़ता है कि इस तरह की ही स्कूलिंग है। हाँ, जो नीतियाँ बनाने वाले लोग हैं, जैसे हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, इस तरह की स्वस्थ समीक्षा करने वाले लोग जब वहाँ बैठेंगे तो नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह की स्वस्थ समीक्षाएं हों, धीरे धीरे यही लोग वहाँ जाएंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, बदलेंगे। बिल्कुल। और जो स्कूलिंग में प्रॉब्लम ये है कि वो उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं। यही तो देखिए, कहते हैं बच्चे बिगड़ गए हैं, हाँ, शिक्षा ठीक है। शिक्षा ठीक नहीं है, शिक्षा कंटेंट ठीक नहीं है। हाँ। भाई एक बिगड़ा हो तो हम बच्चे का दोष मान लें। अभी सारा का सारा भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? क्या इंडिविजुअल कर रहे हैं? नहीं, माने एक तरह से क्या कहेंगे, व्यवस्थित लूट मची है पूरे देश में भाई। शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है। हाँ बिल्कुल, व्यापार। शिक्षा तो अभी तो शिक्षा कैसे लुटेरी मानसिकता आपकी हो जाए, इसी की शिक्षा है। आपको अपने घर परिवार के प्रति प्यार न रह जाए, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी न रह जाए, अपने देश धरती के प्रति जिम्मेदारी न रह जाए, और आप अपने इतने स्वार्थी हो जाएं कि अपने व्यक्तिगत परिवार और अपने लिए देश को भी, प्रकृति को भी, अपने खेत को भी, अपने गाय को भी, अपनी भैंस को भी आप बर्बाद करते रहें, और आपको जरा सा भी प्रभाव ना पड़े। हाँ। इस तरह की शिक्षा है। सही बात है। थेथरी बनाती है, थेथरी। थेथरी का मतलब समझे, संवेदनहीन। हाँ, वाह, सही बात है। मतलब संवेदनहीन हो जाना, ये शिक्षा, स्कूलिंग, शिक्षा शब्द नहीं कही है, स्कूलिंग। स्कूलिंग बढ़िया शब्द है। हाँ, उन्होंने शब्द ठीक ही रखा है। हाँ, ठीक। वो उन्होंने सही क्लेम किया है। हाँ। हम 1947 के बाद हम 1947 के बाद जो पुलिस हमारी पिटाई करता ही थी, उससे न्याय की मांग कर रहे हैं। जो जज हमारी संपत्तियों का अपहरण करके जो न्याय व्यवस्था अंग्रेज़ों को दे रही थी, उससे हम अपने लिए न्याय मांगते हैं, न्याय की उम्मीद कर बैठे हैं। तो ये हमारा दोष है, उनका नहीं है। उन्होंने तो हमें अपनी कॉलोनी बनाने के लिए जो सिस्टम बना सकते थे बना दिए। 1947 के बाद हम क्या कर रहे हैं, बस ये प्रश्न है। सही है ना, हम क्यों किसी को दोष दें? वो तो हमारे ऊपर राज्य करने आए थे, और कैसे बेहतरीन तरीके से राज्य कर सकते थे। और उस दिन एक दिन क्लास में जीतू ने बताया ही है, पहले वो हमसे ज़बरदस्ती छीनते थे तो उसमें संघर्ष होता था। हमारा मन ही शिक्षा के द्वारा ऐसा बना दिया, अपनों को लूट के हम स्विस बैंक में अपना पैसा जमा कराते, हम अपनों को लूट के उनको दे आते हैं। और देखो मैंने मैक्स में दवा करवाई है, देखो मैंने रेड चीफ का जूता पहना। हम स्वयं अपनों को लूट के उनको दे आते हैं, गर्व महसूस करते हैं, इम्पोर्टेड पहनते हैं। ऐसा मन बना दिया। अब उनको क्यों जरूरत है पुलिस रखने की भाई? जिसके लिए वो पुलिस रखते थे, सेना रखते थे, वेतन देते थे, नौकर कर्मचारी रखते थे, आप अपनों को लूट के अपनी गाय भैंस के इंजेक्शन लगा के दूध निकाल के किसके देते हैं? बाहर। ठीक है ना, भेज दिया। फिर उसमें जो पैसा आता है वो पैसा कहाँ जाता है? पीछा करिए, भारत में रहता है क्या आपके? नहीं। मतलब यहाँ हमने जो अच्छा भला उत्पादन किया वो भी बाहर भेज दिया, फिर उससे जो धन आया उससे भी खुद भी बाहर। वो तो धन लेने आए थे, उनको उत्पादन तो रखिए आप अपने पास। आप अपने घर में दूध भी निकालिए तो दूध निकालने का पैसा भी वहाँ भेज दीजिए, बस। तो पैसे से मतलब है उनको। सही बात है। तो परेशानी ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, परेशानी ये है कि 1947 से हम और आप क्या कर रहे हैं। हम और आप, कोई तीसरा नहीं है, हम और आप हैं, वो क्या कर रहे हैं। सही बात है। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं जाके पॉलिटिक्स में जाओ और उसको ठीक करो। 100 बीघे का काश्तकार है, वो भी कहता है जाओ
पूंछ हिलाने वाले, तलवार चाटने वाले बनो। अपने बच्चों से यही कहते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं क्या हम? किसी बच्चे से कहते हैं कि जा संसद बन, देश बदल, खाने की चिंता मत कर, हमारे पुरखों ने कमा के रखा है। कहा है किसी ने? बच्चे तो चले जाएंगे, बाप कहाँ मिलेगा ऐसा? ये तो फिर नई क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति क्यों कहते हैं दिलू भाई? आपके देश, आपका देश है, इसको कौन संभालेगा? क्रांति की क्या बात है इसमें? क्रांति क्या बात है? इससे क्रांति करना। आप अभी अपने परिवार में पैदा हो गए हैं। नहीं, कोई क्रांति नहीं, आप ही जाके उसको बदल देंगे, किसी से लड़ना नहीं। अपनी चेतना का विस्तार तो करिए पहले। जैसे ही हमारी चेतना विस्तृत होती है, समाज हमें स्थान देता जाता है, आओ बदलो, आओ बदलो। अभी आपको क्यों मनोज भाई, क्यों आपको अपने यहाँ रखे? आपके अंदर चेतना देखी कि उसको बदलना चाहते हैं, उन्होंने आमंत्रण दे दिया, आओ बदलो। आप तैयारी तो करो देश बदलने की, स्थान तो अपने आप मिलता है ना। सही बात है। तैयारी नहीं है, इंजीनियर की तैयारी है, डॉक्टर की तैयारी है, सॉफ्टवेयर की तैयारी है। अरे यार, एक से एक चमन्नी अठन्नी फेंको, सॉफ्टवेयर वाले आ जाएंगे। कहाँ इस चक्कर में पड़ते हो? देश संभालने वाले पैदा करो यार। बहुत बढ़िया, वेल सेड। देश संभालने वालों की जरूरत है। हाँ, और क्या, धरती संभालने वालों को जरूरत है। और किसानों को व्यवस्था मानव का उपाधि दिलाइए। व्यवस्था मानव है। व्यवस्था मानव की जो न्यूनतम इकाई है, अपने धरती को सुंदर बनाना, अपने धरती को रसवती, फलवती, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को अच्छे से संभाल के रखना, वो संभालता है। उसको व्यवस्था मानव का दर्जा दिला दीजिए बस। बाकी इसके ऊपर जो व्यवस्था मानव, राजनयिक लोग भी व्यवस्था मानव सब बन जाए, जिम्मेदारी लें। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, ये बात स्पष्ट हुई। क्योंकि क्रांति नहीं करनी है, क्रांति से कुछ समझदारी। आप समझ गए तो क्रांति हो ही गई। हाँ, समझदारी ही क्रांति, आंतरिक क्रांति है एक प्रकार से। इसी को भी क्रांति ही कहते हैं जी, वैचारिक क्रांति। जैसे बिल्कुल, जैसे मान लीजिए एक आदमी जिम्मेदारी पूर्वक अपने देश के लिए जीने लगा तो क्रांति हो ही ना गई, हो ही गई क्रांति। ये स्थापित हित बैठे, वो तो अपना करने नहीं देंगे। वो नहीं, ये तो भूल जाइए, करने नहीं देंगे। उनकी कोई क्षमता औकात नहीं। उनकी क्षमता औकात तब तक है जब तक आपकी उनसे कम है। ये महत्वपूर्ण, इसको थोड़ा सा मुझे लगता है आप विस्तार करिए एक मिनट के लिए। वो सबसे कम सक्षम लोग हैं। जैसे ही आपकी क्षमता पूर्णता में विकसित होती है, आपके लिए वो जगह दिया जाएगा। अस्तित्व में ये नियम है। ये वल्लभ भाई पटेल को क्यों किसी ने राज तिलक किया था क्या? नहीं। कि आ जाओ। उनके पास प्रतिभा थी, ऊपर तक स्थान मिला, देश के गृह मंत्री तक बने। जवाहरलाल नेहरू में प्रतिभा थी तो वो बने जी। बने कि नहीं बने? प्रतिभा तो हो तो बनेंगे कैसे नहीं भाई, स्थान तो मिलेगा। प्रतिभा ही, पहले से ही हम बच्चों को कह देते हैं कि तुम्हारा जन्म पूंछ हिलाने के लिए और तलवे चाटने के लिए पैदा हुआ है, और बेटा इसको जितनी बेहतरीन तरीके से करोगे तो बेचारे करते हैं। आप उसको यह बताना चाहिए कि ये अब स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हो, इसको भ्रष्टाचार विहीन बनाना है, इसको न्याय युक्त बनाना है, सबकी समृद्धि के लिए काम करना है, इसके लिए पैदा हुए हो। पेट पालने के लिए पैदा नहीं हो। वो हमारे पुरखे हमें रख गए हैं, अभी 2 पीढ़ी तक हम भूखों नहीं मरेंगे। सही इस तरह से जब लोगों को पाला जाएगा तो अपने आप वही बनेंगे। बच्चे तो बनने के लिए आए हैं ना। सही बात है। देखिए, ये असंभव है क्या भाई? वही ऊर्जा लगानी है अपने देश को अपना मान के, कैसे इसमें सबको स्वास्थ्य हो, कैसे इसमें सबको न्याय मिले, कैसे शिक्षा मिले। हमारी तरह के लोग ही तो अभी भी प्लान बनाते हैं ना, तो आप क्यों नहीं बना सकते? तो हम और आप, कोई एक्सक्यूज नहीं, और स्थान मिलता है। कोई गांधी जी को ये कहने गया था क्या कि आओ मैं तुम्हें ये स्थान दे दूंगा, तुम ये करोगे। स्थान बना लिया अपना। अफ्रीका गए, वहाँ अंग्रेज़ों से संघर्ष करके उनके कानूनों को बदल के आए थे भाई। हाँ, वो बहुत सक्षम आदमी थे गांधी जी।
देखिए ये कितना मतलब मैं सोच रही हूँ कि शिक्षा का कितना प्रभाव है कि हम अभी भी ये हम सभी लोग क्या सोच रहे हैं कोई क्रांति करनी पड़ेगी। काहे किससे को लगता क्रांति है- भैया, अपने बच्चों को साहसी बना दो, हो गई क्रांति। हाँ, हाँ। कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और ऐसा लगता है जैसे विवेक संपन्न, जिम्मेदार, हाँ, 2 शर्तें आ गई। विवेक संपन्न माने पूरे देश को तो अपना मान लें, धरती को तो अपना मान लें, इसमें अपना पराया करने की संकीर्णता ना आए, तो अपने आप आपको स्थान। अच्छा, अभी भी समाज में स्थान मिलता है कि नहीं मिलता? अपने घर में देखिए आप, जो घर में सबसे ज़्यादा सबको बराबर से चाहता है, उसका हम सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? उसका स्थान देते हैं दीदी कि नहीं देते हैं? ऐसे ही हमको दे देगा आदमी। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लीजिए। सही बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लीजिए। पहले तो सबसे मन बनाइए है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अंडरस्टैंडिंग को पैदा करना है। बिल्कुल पैदा करना है, और इसके पक्ष में एक भी सेकेंड के लिए नहीं खड़ा होना है। जिन घरों में 20-20, 15-15, 50-50, 100-100 एकड़ ज़मीन है, वो अपने बच्चों को नौकरी के लिए तैयार कर रहा है, तो उसकी ज़मीन छीन लेनी चाहिए। पुरखों ने इसलिए ज़मीन दिया था कि तुम अभी क्लर्क बनाने के लिए बात करोगे। अरे देश संभालो भाई, देश कौन संभालेगा यार? जिसके पेट की यार गारंटी है वो देश संभाले। हाँ, जिसके खाना पीना नहीं है वो नौकरी करे, उसके लिए नौकरी पूरी छोड़ दीजिए। हम तो कहते हैं कानून बनवाइए। हाँ, जिसके पास ज़मीन है उसको नौकरी नहीं, जिसके पास नौकरी है उसको ज़मीन खरीदने का पूरे जीवन कोई अधिकार नहीं है। जब वो नौकरी पूरी कर ले फिर खरीदो। हाँ, एक देश में 2 गारंटी कैसे मिल सकती हैं कि नौकरी भी करे और ज़मीन का मालिक भी बना रहे? भाई ज़मीन भी सरकार की, बात है। हाँ, नौकरी भी सरकार की, तो या तो नौकरी कर लो या तो ज़मीन के मालिक बन लो। छोड़ो ज़मीन की मालिक, अपने परिवार वालों को दे दो, सरकार न ले ले। मान लीजिए हम 3 भाई हैं, मैं नौकरी करने लगो, मेरे 2 भाई ज़मीन करते हैं, तो उसको दे के आओ ना, या तो अपनी आमदनी भी उनको दो। अभी एक टांग इधर भी रखे रहते हैं और एक टांग उधर भी रखे बंटवाने के लिए आ जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ, अभी कानून में ये समस्या है। कानून की समस्या आई है। जी, 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 क्योंकि उत्पादकों के लूटने के लिए ही पूरा सिस्टम। अंग्रेजों के ज़माने में कौन से यहाँ इंडस्ट्री थी? किसको लूट रहे थे? हम ही को लूट रहे थे। तो सारे कानून हमको लूटने और तोड़ने और लड़ाने के लिए बनाए थे। जब हम टूटेंगे, लड़ेंगे, तभी तो उनको पैसा मिलेगा। अब 1947 के बाद भी वही कानून चले आ रहे हैं। अब ये तो दुर्भाग्य है। पुलिस एक्ट तक नहीं बदला, वो भी 1859 का है अभी भी। ये दुर्भाग्य नहीं है? ये आप देखिएगा ध्यान से, अपने संविधान में आपकी कितनी धाराएं 1947 के बाद की हैं? बहुत लिमिटेड, कोई कहीं कोई होंगी। हाँ, या होंगे भी तो थोड़ा बहुत संशोधन हुए होंगे। मूल बीएनएस तो पुरानी संशोधित धाराएं ही हैं, उसमें कुछ भी नहीं बदला है। जो निरर्थक हो गई थी उनको 1500 धाराओं को घटाकर जो तो 302 के बजाय 128 बन गई है, बस इतनी हुआ है। हाँ, उनके नंबर बदल गए हैं, कुछ भी नहीं बदला है। बढ़िया। गोली मार दिया बस। हैं? बस गोली मार दिया बस, उसकी बात है ना? तो 1947 के बाद मेरा कहने का आशा है, ये क्रांति नहीं करनी दिलू भाई, समझदार बनना है। और जैसे ही आदमी जितना उत्तरोत्तर समझदार बनता है, स्थान समाज देता है उसको, और आप वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन पहले तैयारी तो करिए कि आपको बदलना क्या है। पहुँचाए जाएंगे आप। ये बच्चों से अगर बचपन से ये कहा जाए कि बेटा देखो हमारे पास इतने एकड़ ज़मीन है, एक आदमी इतना खा पाता है, पूरे जीवन भर हम इतने से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। अब अगर हम पेट पालने के लिए ही लगे रहे तो इससे ज़्यादा का धरोगे कहाँ? अपना समय बर्बाद होगा। अब हमारा पैदा हुए हैं कि हमारा नाम रोशन हो, तो नाम रोशन कैसे होगा? जब हम देश के लिए कुछ करेंगे। ऐसे जब बच्चों को पाला जाएगा तो फिर वो तरीके खोजेंगे कि कैसे होगा। तो कैसे नाम होता है? जो नहीं है उसको कर देने से नाम होता है। जहाँ लोगों को सांसत है, परेशानी है, उस परेशानी, जैसे सब जगह भ्रष्टाचार है, उसका कोई विकल्प खोजें। ऐसे तो बनेगा ना बात। इस शिक्षा से वो होगा नहीं, तो शिक्षा में जाना बंद कर दीजिए।
सरकार ने बढ़िया ये काम कर दिया है कि इंटरनेट आ गया है, AI आ गया है, घर में पढ़ाइए, पढ़िए, दुनिया भर के पॉलिटिकल सिस्टम्स का अध्ययन करवाइए। जब हमारा संविधान बन रहा था तब क्या क्या बहसें हुई थी उसको सुनाइए, उन बहसों में क्या अपेक्षा की गई थी ये समझ में आ जाएगा, और क्या पूरी हुई ये 80 साल का प्रमाण होगा। अब क्या बदलना है, कैसे इसको बदलना है, उसका कोई रास्ता निकलेगा। उसको एक अपना अभियान बनाए और अपने दरवाजे दरवाजे बताए कि भाई इस परिवर्तन के लिए मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, आप अगर सपोर्ट करें तो मैं ये बदलूंगा। कौन रोक देगा उसको, बताइए आप। हमें तो एक नागनाथ को या सामनाथ को देना ही है, एक ठो और आजमा लेंगे। और इसका प्रमाण भी है, देखिए आम आदमी पार्टी वालों ने कहा हमें दे दो, दे दिया। अब वो ही ना कर पाए तो हम क्या करें। सही बात है। क्रांति नहीं, उपकार करना। क्रांति की बात न मत करिए, वो तो डर पैदा किया जाता है। क्रांति होती थोड़ी है। जैसे कपड़ा पुराना होता है तो दूसरा पहन लेते हैं, बस इतनी बात है इसमें। बहुत सुंदर, ये कितना बढ़िया डिस्कशन हुआ। ध्यान में आया हमको कि अगर हम इस अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर लेते हैं, हमारे पास कितना है उसको देख पाते हैं, और देख पाते हैं कि फिर अगली पीढ़ी को कहाँ लगने की ज़रूरत है, वहाँ लगे। हाँ, तो सहज ये चीज़ें हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ जी। जैसे मैं अपने को देखता हूँ जी, अभी हमारे पास 3-4 पीढ़ी तक हम बिल्कुल अकर्मण्य और आलसी भी पैदा होंगे तो भी मरेंगे नहीं। मैं अभी सबसे कहता हूँ अपने नातियों से, क्यों पढ़ रहे हो, रहो हमारे साथ, देश बदलते हैं, इसमें लगा जाए। कहाँ है कुत्ते बिल्ली, एक कुत्ता और एक बिल्ली बढ़ जाएगी, एक चूहा बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा यार, आदमी बनो। सही बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया लगा। ताव दिला रहे हैं, हाँ। शायद आ जाए किसी को। सही बात है जी। बढ़िया। तो हमने 11वां और 12वां गोल पर थोड़ा चर्चा करी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ एंड देन रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। एक बहुत अच्छी बात इस चर्चा में से निकल के आ गई, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन इज अबाउट आफ्टर कंज्यूमिंग टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हायर। इट इज, दिस शुड बी कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। हिंदी में भी बोलना सीखो जी। वो सीखे हैं, ये कहिए कि हिंदी में भी बोल दिया करो। जी, बस जी। सीखे हैं वो हिंदी में बोलना। हिंदी बोलोगे तो अपनी भाषा भी, अपनी भाषा नहीं होती, भाषा सबकी होती है। ये अपनी भाषा, अपना ज्ञान ये होता नहीं है। भाषा काहे के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए। सब भाषाएं अपनी हैं जी। इन संकीर्णताओं से तो ऊपर उठना है, ऊपर उठना है। हाँ। सारी दुनिया की भाषाएं अपनी हैं, कौन सी पराई भाषा है भाई। हाँ। सही बात है ना। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन मतलब जिम्मेदार हम उपभोग करें, और प्रोडक्शन उत्पादन, तो अच्छे तरीके से संतुलित उत्पादन के बाद, भोग के बाद या उपभोग के बाद कह दें कि अब जिम्मेदारी लें, कोई और ले। हाँ, अभी उल्टा हो जाता है, हमने उल्टी कर दी है, अब संभाले कोई और। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसके साथ ही 13वें विकास के गोल की तरफ चलते हैं, लक्ष्य की तरफ चलते हैं जी। और 13वां लक्ष्य है क्लाइमेट एक्शन, है ना। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये तो हम सभी को पता है। क्लाइमेट एक्शन की आवश्यकता है, इस बात पर हमारा ध्यान जाता है ना। तो क्लाइमेट एक्शन क्या है, क्या मानव क्लाइमेट एक्शन लेने में सक्षम है। हालांकि हम लोगों ने आवर्तनशील खेती की जो वर्कशॉप करी है उसमें इस बात पर ध्यान गया कि मानव ताप संतुलन पर ध्यान दे सकता है, उसको समझ सकता है और समझ करके नियोजित कर सकता है जी। तो क्लाइमेट एक्शन का जो की हमको समझ में आया वो ताप संतुलन से समझ में आया। धरती स्वयं भी जब अपनी स्थिरता को पाई है तो उसके क्रम में सबसे पहला संतुलन ताप संतुलन ही हुआ है। तो क्लाइमेट एक्शन को हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं जी। कि कैसे होगा, कैसे हर एक उत्पादक इसमें भागीदारी कर सकता है, हर एक व्यक्ति इसमें भागीदारी कर सकता है जी। तो वही क्लाइमेट एक्शन का मतलब है जल, वायु और ताप के संतुलन से ये पूरी धरती चलती है जी। अभी जो जल, वायु और ताप के संतुलन को बिगाड़ने वाली क्रियाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा है। तो हम सब, आपने जैसे बताया कि हम सब सुबह से शाम तक, जगने से सोने तक, बल्कि सोने तक में भी हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। एसी चलाते हैं ना, पंखा चलाते हैं ना, या हीटर चलाते हैं ना।
तो रात दिन हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो हम ये देखें कि ऊर्जा आती कहाँ से है, नंबर 1। और ऊर्जा के ब्रेकअप बना लें। जैसे खाना बनाने की ऊर्जा हम बायोगैस से ले सकते हैं क्या, इस तरह की ऊर्जा छोटी मोटी जो दिनचर्या की, कपड़ा साफ करने में, बल्ब जलाने में, मिक्सी चलाने में, मट्ठा निकालने में, इसमें तो सोलर एनर्जी आराम से दिन के काम। अब ऐसे बढ़िया इन्वर्टर बन गए हैं कि बैटरी की भी उसमें दीदी ज़रूरत नहीं है। सोलर पैनल लगाइए और इन्वर्टर लगाइए और सीधे दिन के काम तो बिना बैटरी के भी चल जाएंगे। कुछ बैटरी भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ब्रेकअप बना के ऐसी ऊर्जा का प्रयोग करें जो ताप वृद्धि न करती हो। तो एक तो ये सहयोग होगा। दूसरा, हर व्यक्ति जितना ऑक्सीजन लेता है उतना पेड़ उसको लगाना चाहिए। हाँ। और जितना खाना खाता है उतना उगाना चाहिए। नहीं उगाता है तो भी चल जाएगा, कोई दूसरा उगा देगा, लेकिन जितना खाता है उतना जिस खेत से आता है उस खेत को उतना कार्बन मटेरियल देना पड़ेगा। अभी देखिए कैसे कैसे बिगाड़ के बातें करते हैं। ये बात क्या है, उस डिक्टेटर का नाम जो दक्षिणी कोरिया का है, किम जोंग ने अपने देश में एक आदेश पारित किया कि यदि जितना वो खाना खाता है उतनी खाद बना के अगर नहीं देता है तो उसको खाना देना बंद कर दिया जाएगा या जेल में डाला जाएगा। अच्छा। अरे बहुत अच्छा आदेश किया उसने। और उसको दूसरे तरह से प्रेस किया गया, क्योंकि हाँ ये वो तो धंधा करते हैं, अमेरिका यूरोप सब इसी का तो धंधा करते हैं कि तुम धरती को बर्बाद करो और यूरिया DAP हमारी खरीदो। तो उसने कहा उसमें तो प्रतिबंध लगा है, यूरिया DAP तो कहीं से खरीद सकता नहीं है और छोटा सा देश है तो बना भी नहीं सकता है। तो उसने कहा कि जो कंज्यूमर है उसकी जिम्मेदारी है कि उत्पादक को उतनी खाद मुहैया कराए। हाँ, काफी बढ़िया। अरे बहुत शानदार उसने आदेश किया। लेकिन चाइना और ये जो अपने देश को बनाए रखने के लिए इनके घुटने नहीं टेकते हैं इन राक्षसों के, तो उसको हम जैसे अफ्रीका जैसे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उनको बदनाम करते हैं। सही बात। हर उत्पादक को यहाँ भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जितना ऑक्सीजन लेता है या तो पेड़ लगाए या तो किसी किसान को पेड़ लगाने में सहयोग करे। जितना पानी पीता है अंडरग्राउंड उतना पानी ऊपर वाले को रोके या फिर किसी को रोकने में मदद करे। जितना अनाज खाता है उतना मात्रा में क्या कहते हैं कंपोस्ट बनाए और कंपोस्ट किसी किसान से जुड़े, सीधे किसान को गोद ले, किसी किसान को दे और तब उससे तब हम सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन की बात कर सकते हैं। क्या बात है, दिस इज सो ब्यूटीफुल। क्लाइमेट एक्शन एक्चुअली इंडिविजुअली भी हमारे हाथ है। देखिए आज की स्थिति में भी हम अपने घर में भी कंपोस्ट बना ही सकते हैं, बना सकते और हैं। हम किसी भी किसान पड़ोसी किसान को दे सकते हैं। ये तो बहुत आसान हो गया। असल में कचरे का वेस्ट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं है ना, उसका सदुपयोग हो गया। और सदुपयोग के साथ अपना कुछ जिसको हमने क्या ना कि वरना कूड़े के पहाड़ खड़े करते चले जा रहे हैं। और दूसरा उसको हमारे गांव से एक आदमी जाएगा और जाके उसको ठीक करेगा और ठीक करते करते बेचारा मर जाएगा। सही बात है, ऐसा ही हो रहा है। पॉइजन तो होता है। हाँ, जाएगा तो हमारा ही कोई किसान, वो तो कचरा पैदा करने के लिए पैदा हुए हैं। वो कचरा पैदा करें, हम साफ करेंगे, हम तो है ना। और सस्टेनेबल देश बना रहेगा फिर। डंप करके उसी को पाट करके मकान खड़ा कर देना है। हाँ, उसी में अपने अग्रिम भविष्य की नींव डाल देते जी। और इसको सस्टेनेबल कहते हैं वो। क्लाइमेट एक्शन कितने बुद्धिमान है जी। क्लाइमेट एक्शन के लिए और क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, क्लाइमेट एक्शन का जलवायु और ताप संतुलन के लिए अब पेड़ पौधे पशु पक्षियों के संतुलन को बनाए रखना के अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं है। और ऊपर वाला पानी ही मनुष्य का पानी है। धरती से पानी निकालने के बजाय ऊपर वाले पानी को रोकने के उपाय। बिल्कुल। तो ऊपर वाले पानी को रोकने के उपाय करने पड़ेंगे। अब पेड़ पौधों का 33% 35% हिस्सा धरती का बनाए रखना पड़ेगा। और जो पशु हैं वो 1/3 हिस्से में सारे पशुओं का संतुलन बनाए रखना पड़ेगा।
जब ये चारों खनिजों का भी संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। यदि खनिजों का उस अनुपात से हम दोहन करते रहेंगे जिस अनुपात से वो पैदा नहीं होते हैं, तो बहुत दिन तक हम उनको बचा नहीं पाएंगे, न ही हम वर्षा आदि कर पाएंगे। तो यही क्लाइमेट एक्शन है। अब कैसे करेंगे उसके तरीके विकसित कर लिए जाएं। कोई करता रहेगा, कोई उनके हिस्से का भरता रहेगा, तो किस तरह का समाज खड़ा कर लेंगे आप देख लीजिए आप। ठीक है ना। हाँ ललित बताओ। तो ठीक है ना। तो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर अच्छी चर्चा हुई। सत्र को यहाँ पर इस भाग को रोकते हैं, इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं जो भी विद्यार्थियों के ध्यान में आया। तो आप में से कोई भी व्यक्ति जिन्होंने कुछ बात को नोट किया हो तो लिखें। हिना बहन रखेंगे, सभी लोग रखें थोड़ा थोड़ा। जैसे 11वां गोल था कि सविनय शहरी और सामूहिक विकास था, तो उसमें जैसे सिटी का बताया, तो सिटी वो है जहाँ बहुत सारे लुटेरे आते हैं और उनके साथ वैश्या व्यापारी वो सबको लाते, वो सिटी है। और कितनी क्षेत्र से पानी खाना खा जाता है। सही बात है। आसपास के हाँ सब वो खाना पानी वो सब खा जाते हैं। गांधी जी उसको राक्षसी सभ्यता कहते हैं। और पुलिस जैसे हमको मारते हैं तो वो हमारी कैसे सुरक्षा करेंगे। सही बात है। पुलिस हमको मारते तो हमारी सुरक्षा कैसे करेंगे। और व्यवस्था वही है जो एक दूसरे का साथ मिलकर करते, वही व्यवस्था है। और पूरकता न्याय समृद्धि से ही आती है। और जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन वो है 12वां गोल, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। तो धरती को हर एक मानव को उत्पादन के साथ जोड़ दिया जाएगा तो सब वो साथ होगा। और प्रतिभा हो तो स्थान मिल ही जाता है, उन्होंने बताया। भ्रष्टाचार न्यायहीन सबकी समृद्धि हो ऐसा बने, बच्चों को ऐसा सिखाना चाहिए हमको। बच्चे साहसी बने वो, और जिसके पास ज़मीन है उनको नौकरी नहीं करनी चाहिए। ज़मीन नहीं है वही नौकरी कर सकता है, और ज़मीन है तो वो जैसे कुछ देश को बदले ऐसा विचार करना चाहिए कि देश कैसे समृद्ध हो। हाँ संपत्ति है। सही बात है जी। 13वां कोई और लिखा था, 13वां और कोई बोली जिग्नेश बताएंगे। हाँ उत्पादन की किसी कड़ी से अकेले उपभोक्ता न रहे। क्लाइमेट एक्शन। हाँ इनमें भी कोई बिंदु रह गया हो तो जोड़ो। जैसे कि क्लाइमेट एक्शन जलवायु ताप में संतुलन में बिगाड़ने का सबसे बड़ा हाथ है ऊर्जा का। और ऊर्जा हमको देखना चाहिए ऊर्जा आती कहाँ से और कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है अभी। जैसे कि हर व्यक्ति जितना ऑक्सीजन लेता है उतना उसको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और जितना खाना खाता है उतना ज़मीन को कार्बन मटेरियल देना चाहिए। और जितना हम पानी का यूज़ कर रहे हैं उतना पानी कितने रोके और जितना रिचार्ज कर पाए उतना सबको करना चाहिए। और मेन तो इसका उपाय है कि ये पेड़ पौधे और चार व्यवस्थाओं में संतुलन बनाए रखें। कोई और कोई बात। ज़्यादातर मुद्दे तो आ गए तीनों में, पर जो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में एक मुद्दा रह गया कि जो सरकार है उसमें ही एक दे रहा है कि प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ करने का कम बोल रहे हैं पर उसका प्रोडक्शन में बंद नहीं कर रहे हैं। और वैसे ही शराब का लाइसेंस दे रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि शराब हानिकारक है और शराब मत पियो। ऐसे सरकार की खैर नहीं। और सबसे ज़्यादा टैक्स इसी में ही है अभी, तंबाकू में 40%।
उनको टैक्स की प्राप्ति करनी है, इसीलिए उनको बैन नहीं कर रहे या बंद नहीं कर रहे। बीड़ी सिगरेट की फैक्ट्रियां चल रही है और हमको कह रहे हैं उसमें लिख देते हैं हानिकारक है। हानिकारक है। सही बात। आपने एक शब्द बोला था, जमीन जिसके पास जमीन है वो क्या करे, वो नौकरी ना करे, उसको सरकार नौकरी ना दे, और जिसके पास जमीन नहीं है उसको नौकरी थी, पूरी नौकरी दे दे। जमीन है वो क्या करेगी, खेती करे, उत्पादन करे, खेती करे, उत्पादन करे। जमीन वाला उत्पादन करे और जिसके पास जमीन नहीं है वो नौकरी करे। आधी समस्या इसी से सॉल्व हो जाएगी। पूरी हो जाएगी, काहे की शादी। या तो भैया तय कर लो, नौकरी खेती छोड़ दो, हम करेंगे ना उसको। हाँ, सही बात है। बहुत बढ़िया। सही में वो एक मतलब एक देश में दो गारंटी कैसे। यहाँ से ये एपी सेंटर बन सकता है। प्रेम सिंह जी भाई पिटवाएंगे मोदी जी से। मोदी जी मारेंगे, बहुत ज्यादा मारेंगे। मोदी जी भी अपने दादाजी ही हैं। मोदी जी काहे को मारेंगे? देखो मोदी जी भी तो अपने ही हैं। कड़ियाँ सब जुड़ेगी। हाँ तो जोड़ दीजिए, हम तो तैयार हैं। हाँ बस हम तो देखिए हमारा नाती बैठा, हम कहते हैं कल से बंद कर दो। सही बात है। तो क्रांति किस भाग में होगी, समाप्ति? क्रांति जो अच्छे विचार वाले हैं, ये आवर्तनशील खेती के सोच के वो उसमें जुड़ेंगे और आगे आगे उसके प्रतिनिधि निकलते आएंगे। हाँ। और वो जहीं तहीं वो पहुंच जाएंगे जहाँ पहुंचना है वहाँ, और बदल देंगे। वो बदल लेंगे। किससे लड़ना है। सही है। क्रांति नहीं, वो ऑटोमेटिक होता है। वो चेतना का विस्तार हुआ, ऑटोमेटिक बदलाव आएगा। असल में विचार में समाधान आया तो प्रकृति में जो आपने कहा उदात्तीकरण, ये उत्सव क्रिया की तरह होगा। अब क्रांति नहीं, अब उत्सव होगा। जैसे इनके मुंह से निकला एपिक सेंटर, क्यों निकला? एपी सेंटर। इन्होंने जांच लिया कि ये सेंटर है, इसी तरह आपको जांचेगा आदमी। यस, बहुत बढ़िया। तो अभी इस जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा कर रहे हैं, इस भाग को यहाँ पर रोकते हैं। भेंट होगी अगले सत्र में। धन्यवाद।